देखिए, आपने पूछा था संविदा कर्मचारियों के बारे में, मानव नेता सदन ने आउटसोर्सिंग तक के बारे में बता दिया। मानव वो कहीं तक अब क्या रह गया? हम तो मानव संविदा कर्मचारियों का तो बताया आउटसोर्सिंग। हेलो दोस्तों, आपकी बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर संसद में बहस होती रहती है, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में सभी को बताया जाता है और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सख्त नियम एवं कानून बनाने की मांग की जाती है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता देने और उन्हें परमानेंट करने की मांग भी की जाती है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो क्लिप को अंत तक देखें। समस्या क्या है और हमारे ख्याल से संविदा कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हमने कॉन्ट्रैक्ट ये मजबूरी का है, मतलब मजबूरी में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम उनकी भर्ती कर ले रहे हैं और वो बेचारे भर्ती हो। अब आप कहेंगे कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 10,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 5,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 6,000 पे काम करेंगे। कोई नहीं बोला। पूरे जहां सरकार बैठी है एक एक विभाग में, आप सचिवालय के एक एक विभाग में चले जाएं तो उसी सीट पर, अगल बगल की सीट पर, इस बात को मैं हमेशा इसलिए इंगित करता हूं कि एक सीट है जहां पर अगल बगल की सीट है। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए आउटसोर्सिंग एवं ईपीएफ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जानकारियों को रोज लाते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आउटसोर्सिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां रोज प्राप्त हो सके। दुनिया के सामने आप किस मुंह से इस बात को बताते हैं और आंदोलन इसलिए नहीं कर सकते वो कि संविदा पे आप निकाल के बाहर कर देंगे। आप कैसे बेचारे घुट घुट के मर रहे, आत्महत्या का आंकड़ा देखा जाए सबसे ज्यादा संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे और वो बोल नहीं सकते। अगर यहां पर आके लखनऊ में अगर वो आके धरना प्रदर्शन कर देंगे तो सरकार एक लाइन में उनको बाहर कर देगी, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। उनकी आज तक सेवा नियमावली नहीं है। मान लो कैसे आप बिना सेवा नियमावली के, आज के समय में ये कौन सा क्या अंग्रेजी राज चल रहा है कि उस समय कोई नियमावली नहीं थी, हमने पकड़ के उनको कर लिया और मजबूरी में हम चाहे कुछ उनसे काम कराएं और चाहे कुछ वेतन दें। आपने आज तक सेवा नियमावली भी नहीं बनाई। सरकार को सबसे पहले इस बात को बजट में नहीं था, वो महामहिम जी का भाषण था उसमें भी नहीं था, बजट में भी नहीं था। संविदा कर्मियों की आपने कहीं कोई बात ही नहीं रखी कि हम इनको कितना वेतन देंगे। इसमें निश्चित होना चाहिए कि आप कितना अंतर कर सकते। इसका भी अब आप कहेंगे कि कोई कोर्ट चला गया, कोई कोर्ट जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या संविधान बनते समय ये बात सोची गई होगी कि सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है और उसके ठीक साथ साथ में सरकारों के लिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था इसलिए की गई कि सरकारें ये समझें कि हमें जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जनता के प्रति समर्पित होकर क्या काम करना है। तो आपने क्या किया कि कोई अदालत में जाएगा तो आप एक लाइन में कह देंगे ये तो अदालत में चलेगा। और ये मसला मानवर एक एक विभाग का कोई ऐसा, हमने प्रश्न लगाए कि इस विभाग में कितने आपने संविदा से किए, कितने इस विभाग में, तो कोई ऐसा विभाग नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का जिस विभाग में संविदा के आधार पर आपने भर्ती ना की हो। जब सभी विभागों में आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है तो ये फिर मसला पूरी सरकार का हो गया। नहीं तो आप एक माननीय मंत्री जी खड़े होकर कह देंगे कि हमारे यहाँ इतना है, हमारे यहाँ इतना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय नेता सदन है तो इस बात के लिए कि सभी विभागों में जो आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है, तो एक तो आप पहली बात है सेवा नियमावली बनाए। मैं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात इसलिए नहीं करूंगा कि बात फिर हल्की हो जाएगी, आप उनको छोड़ देंगे। कल हमने शिक्षा मित्रों की बात रखी तो उसको हल्के में हो गई। आप एक पर्टिकुलर, आपने मानवर कृपा की थी कि आप दो बात कह दो तो सरकार का आज एक आदेश आया कि 7 साल हम कर रहे। आप 62 जब वहीं पर दो अगल बगल में बैठे हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक है, तो आप क्यों एक को 62 कर रहे, एक को 7 कर रहे? आपने जब यही था 7 किया था तो आप 62 कर देते। तो इसलिए मानवर हम इसमें स्पष्ट रूप से कहेंगे। और दो बात हमारी, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण की बात बार बार आती है कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको संविधान बनने के समय और संविधान बनने के पहले से भी आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी, लेकिन अब आरक्षण की बात कहां कि जब ईडब्ल्यूएस को भी आपने शामिल कर लिया। अब तो कोई बात नहीं कि 10% आपने किया है और वैसे अभी जाति जनगणना की बात आ रही बार बार, तो हमारे ख्याल से 15% तो पहले से ही माना जा रहा है। लेकिन जब जाति की जनगणना हो जाएगी, और जाति की जनगणना क्या तो पूरे देश स्तर का मामला है, पूरे देश में एक एक प्रदेश में जाति की जनगणना हो जाए तो यह मसला शायद सरकार ने भी कहा है कि हमारे स्तर का नहीं है, तो देश की सरकार का है। तो जो देश की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसमें अपनी स्पष्ट राय रखी है कि मनवर बस हम इधर तक मनवर बस नहीं जाएंगे, मनवर नहीं जाएंगे, मनवर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आधा तो मानवर इधर। मानवर हमने तो कहा बोला, इतनी बात तो आ जाए मानवर जो आज बड़ी बड़ी बात हो रही ना कि एक दूसरे पर भी आरोप लगा दे।
समस्या इसलिए बात आ जाए, नहीं तो कह रहे थे आप जाति जनगणना चाहते हैं, आप जाति जनगणना चाहते हैं, मतलब आप क्या लड्डू खाना चाहते हैं? भाई कौन मना कर रहा है? हाँ हम चाहते हैं। जब आपके हाथ में लड्डू था तो आपने नहीं खिलाया, तो वो आपने भी कह दिया, हमने भी कह दिया। लेकिन जाति की जनगणना होना जरूरी है। ये और केंद्र सरकार का है तो पूरे प्रदेश के, हर प्रदेश के में जाति की जनगणना हो जाए। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते थे कि जब 10% आपने 10% भाषण पर आप बोले, उसमें आपने ये विषय नहीं रखा। जब अब आज जो है वो संविदा मानवर हमने इधर कर इस पर जाति मानवर इधर कर दिया, गणना आप बोल रहे हैं, मानवर हम इधर ही बोल रहे हैं। हम तो इसलिए इसको प्रसंग को रखे कि आज जब संविदा के आधार पर जब आप भर्ती करते हैं तो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की मांग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भी हर समय, जब से संविदा की भर्ती शुरू हुई थी तब से हमने ये मांग भी रखी थी कि संविदा में भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब आप संविदा में भर्ती करते हैं तो क्यों ये आरोप लगता है कि आप चोर माफ करिए, आप चोर। मानवर इतनी मानवर आप नहीं करेंगे हमारे साथ सख्ती। संविदा में भी आरक्षण के आधार पर, तो आप संविदा में जो भर्ती करते हैं जिस विभाग में, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो, जिससे ये आरोप लगना कि आपने किस वर्ग के उसके रखे हैं, तो इससे जब आप ईडब्ल्यूएस को करेंगे तो आप उनकी भी आप भर्ती होगी। और जिसको आपने एक बार संविदा पर भर्ती कर लिया, इस नियमावली में यह व्यवस्था होनी चाहिए, पहले सेवा नियमावली बनाए तो उस नियमावली में यह व्यवस्था हो कि आप संविदा में भर्ती किए गए व्यक्ति को अकारण आप निकाल नहीं सकते। और जब सरकारी भर्ती होगी उस विभाग की, तो सबसे पहले आप जितने लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, पहले उनको आप सरकारी तौर पर भर्ती करेंगे, उसके बाद आप सीधे भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए मानवा में पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के, ये मसला मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का सबसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसान के बेटे भी आते हैं, मजदूर के बेटे भी आते हैं, व्यापारी के बेटे भी आते हैं, सर्व समाज के बेटे आते हैं। इसलिए लाखों युवाओं का मसला है। तो ये संविदा के आधार पर जितने भी कर्मचारी जितने विभागों में हैं, हमारी स्पष्ट रूप से सिर्फ मानव दो मांग है। एक तो संविदा के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन जाए, और जो भी कर्मचारी उनका वेतनमान कम से कम, उसमें जो भी कर्मचारी उस सरकारी तौर पर जो काम करते हैं उनके बराबर उनका वेतनमान किया जाए। मानवर यही मैं मांग रखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। नियम 105 के अंतर्गत जो सूचना दी है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि संविदा भर्ती की कोई नीति नहीं है। संविदा पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 से पूर्व से लगे हुए व्यक्तियों के विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 2016 पर आख्यापित की गई। मानवत, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की चिंता, या कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा दे रहा है, उसकी चिंता सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार करती है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है, वो जैम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था प्रभावी है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग कर्मी के हितों के संबंध में शासनादेश दिनांक 18/12/19 और 10/12/21 एवं दिनांक 18/4/22 को निम्नवत व्यवस्था की गई। इसको माननीय सदस्य जान लें। कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। समस्त विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक दशा में समय से सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती ना की जाए तथा आबद्ध कार्मिकों का उत्पीड़न ना हो। इस प्रकार आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह ईपीएफ और ईएसआई के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब होता है, कोई भी अवैधानिक कटौती की जाती है या ईपीएफ ईएसआई की कटौती का कोई अनियमित दुर्विनियोग होता है, तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ तथा सेवा प्रदाता संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा सेवा प्रदाता के रूप में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मानवर, सेवा योजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएंगे। इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में
इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन प्रक्रिया की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जाएगा। केवल नवीन कर्मी ही पोर्टल से लिए जाएंगे। एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वयं उसे बदल नहीं सकता। सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 25/8/2020 में यह निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार होगा, जो वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। मानदेय से कम नहीं होगा। अनवर माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसके संबंध में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से, जैसे संविदा के आधार पर हमारे यहाँ कोई नीति नहीं, संविदा का ही पूरा विषय आपने उठाया। 2001 के पहले के जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने की नीति पहले से 2016 से प्रख्यापित है। आगे आउटसोर्सिंग के लिए जैम पोर्टल है। जैम पोर्टल के माध्यम से जो एजेंसियां इसकी पात्रता रखती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और पार्टिसिपेट करके वह उसमें हिस्सा लेती हैं। और जो लगता है कि ये जो विभाग के अनुसार जो विभिन्न शासनादेशों के क्रम में जो नियम के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मी लिए जाने वो लिए जाते हैं। तो सरकार अपने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कोई सेवा प्रदाता कंपनी किसी हमारे आउटसोर्सिंग से अगर किसी विभाग में कोई युवा को लिया गया है तो उसका शोषण न कर सके, इसके लिए पहले से ही शासनादेश उपलब्ध हैं। और जो संविदा कर्मी उनके लिए 2001 के पहले के जो हैं उनके लिए 2016 के शासनादेश के क्रम में जो नीति है उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए माननीय ये जो सूचना है यह देखिए, आपने पूछा था संविदा कर्मचारियों के बारे में, नेता सदन ने आउटसोर्सिंग तक के बारे में बता दिया। अब क्या रह गया अम्बेडकर जी? संविदा कर्मचारियों का तो बताया, आउटसोर्सिंग